मैंने जितना एनालिसिस किया है, डॉक्यूमेंटेशन तुम्हारा प्रॉपर होना चाहिए। काम किया है नहीं किया है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने 40 ईसीजी की और तुम्हारे पास लिखित में एको भी नहीं है कि तुमने रजिस्टर पे एको एंट्री नहीं की, तो तुम्हारा ये नहीं माना जाएगा तुमने 40 ईसीजी की, तो फिर तुम्हारा जीरो ही है। तो रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रोल ऑफ कार्डियक टेक्नीशियन, तो कार्डियक जो मैंने बताया था वही पूरी है। तुम्हारे ईसीजी करना है, तुम्हें होल्टर लैब में वर्क करना है 24 आवर, जैसे सब में लिखा है। ईसीजी में क्या होता है, तो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताता है, तो ईसीजी के बारे में तुम्हें बताना है। तुम करते हैं, हमारे पास दो टाइप की मशीनें होती है, सिंगल चैनल और मल्टी चैनल। सिंगल चैनल से एक लीड एक ही बार में निकलती है, मल्टी चैनल से 12 लीड हमें एक साथ में मिल जाती है, हम 12 लीड को एक साथ में देख सकते हैं। छोटी छोटी कम कम चीजें, ये नहीं पूरा ईसीजी वाली पीपीटी ही एबनॉर्मल नॉर्मल लिख दिया है। लॉन्ग आंसर का मतलब तुम्हें 5-6 पेज लिखना है, तो ईसीजी के बारे में ही पूरा नहीं लिख देना है। एक पेज ईसीजी से लिखना है, एक पेज टीएमटी और होल्टर के बारे में लिख दिया, एक पेज इको के बारे में लिख दिया। तो ये सब चीजें तुम्हें मतलब सोचना है थोड़ा कि कैसे लिखना है, ये नहीं कि पूरा इको ईसीजी से ही भर दिया तुमने। Electrical activity of heart from which heart rate is measured and pattern of the rhythm interpreted. rhythm को देखना है हमें और heart rate को मेजर करना है, तो ये सब चीजें हम इसीलिए से पता लगा लेते हैं। और क्या हो गया बेटा, क्या हो गया शिवानी, माइक आपको बेटा अपना शिवानी, माइक आपको बेटा अपना शिवानी, बहुत बड़ा प्लान था क्या लगेगा ना बात देखो एम्बुलेटरी ईसीजी, तो एम्बुलेटरी ईसीजी एम्बुलेटरी मतलब जो हम लोग पोर्टेबल होती, जो हम लोग को लेके जा सकते हैं। होल्टर के बारे में बताया था मैंने, 24 आवर हार्ट की रिकॉर्डिंग करता है। उसके बाद ईसीजी स्ट्रेस एक्सरसाइज टीएमटी के बारे में, तो टीएमटी में भी कार्डियक टेक्नीशियन का यूज होता है। ट्रेडमिल टेस्ट होता है, हम लोग स्ट्रेस की कंडीशन में जो पेशेंट के हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं। इको में हम लोग क्या करते हैं, एक टाइप का अल्ट्रासाउंड है, ऑपरेटिंग अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट दैट स्कैन द हार्ट स्ट्रक्चर। हार्ट का स्ट्रक्चर हम लोग पूरे समझ लो, हार्ट जैसे पूरा हमें दिखाई देता है, ओपन कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कैसे रिलैक्स कर रहा है, ब्लड ऊपर से नीचे कैसे फ्लो कर रहा है, वाल्व का मूवमेंट कैसा है, ये पूरा हम लोग इको में देख लेते हैं। तो इको में भी कार्डियक टेक्नीशियन का क्या रोल होता है, रिपोर्टिंग करने का। और जो अच्छे टेक्नीशियन होते हैं वो इको करते भी हैं, समझे। प्राइवेट में मिडलैंड, जहाँ पे तुम लोग को प्रगति मैम और प्रियंका मैम वर्क कर रही, बात कर सकते हो, वो लोग करते भी हैं। डिवाइन हॉस्पिटल में टेक्नीशियन ही इको करता है, तो ऐसा नहीं कि लखनऊ में नहीं करते, हर जगह करते। तुम्हारी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि तुम कर पाते कि नहीं। अगर फिर नॉन इन्वेजिव, जिनको कैथ लैब में नहीं वर्क करना है, तो उनके लिए इको सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इको टीएमटी, इको टीएमटी के बारे में अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से सीख ले वर्क करना, और इको करना सीख ले, तो उनको अच्छा पैसा मिलेगा।
प्राइवेट में सिर्फ ईसीजी करने से पैसा नहीं मिलेगा कि ईसीजी कर मशीन चलानी आती है तो तुम्हें कोई बहुत अच्छा पैसा दे देगा। ईसीजी अगर जो तुम्हें सिर्फ ईसीजी के बारे में सीखना है, ईसीजी के बारे में पढ़ना है, तो फिर ईसीजी करो और आईसीयू का काम अच्छे से सीखो, वेंटिलेटर लगाना, टीपीआई करवाना, और तुम्हें इंजेक्शन और मशीन ड्रग के बारे में, डेफिब्रिलेटर यूज करना, ये सब चीजें तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर पेसमेकर इम्प्लांटेशन टेस्ट जो टीपीआई मैंने बताया था, टीपीआई में भी कार्डियक टेक्नीशियन वर्क करता है। टेस्ट एंड इट इज नेसेसरी प्रोग्राम इन इम्प्लांटेड कार्डियक पेसमेकर व्हिच इज कंप्यूटराइज्ड इक्विपमेंट, कंप्यूटर मशीन होती है उसी से इक्विपमेंट करते हैं, हम तो यूज करते हैं। कार्डियक कैथेटराइजेशन, ये कैथ लैब की बात हो रही, कैथ लैब का फुल फॉर्म यही होता है, कार्डियक कैथेटराइजेशन। तो इसमें कार्डियक टेक्नीशियन मॉनिटर करता है, रिकॉर्ड करता है, ब्लड प्रेशर डेटा, सारी चीज, पूरा रोल कार्डियक टेक्नीशियन की होता है। समझ लो दो ही लोग ही होते हैं कार्डियक कैथ लैब में, एक डॉक्टर जो आप पूरा पंचर और जो हार्ट में कैथेटर डालता है, और उसके बाद मशीन को ऑपरेट करना, कौन सा कैथेटर यूज होना है, कौन सा स्टेंट देना है डॉक्टर को, ये सब काम कार्डियक टेक्नीशियन का होता है। ये जो है ये तुम लोग अभी नहीं समझ पाओगे, इसके लिए नहीं, चलो बता देते हैं। ये शॉर्ट में बोला जाता है ईपीएस स्टडी। ईपीएस स्टडी ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी है। अच्छे से सुन लो, ईपीएस होता क्या है। ईपीएस एक टेस्ट होता है, हम लोग इसके लिए होता है, इसको टेस्ट करने के बाद हम लोग करते हैं आरएफए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है। उसमें जैसे हम लोग ने कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सुना किसी ने? यस सर। कौन से क्रिकेटर को रेडियोथेरेपी हुई थी बताओ? सर युवराज सिंह। सर युवराज सिंह ने रेडियोथेरेपी कराई थी। रेडियोथेरेपी में क्या होता है? रेडियोथेरेपी में होता है जो कैंसर सेल होते हैं, कैंसर सेल की होती है, उनको सेल्स को जला देते हैं। जैसे कैंसर में क्या होता है, हमारे ग्रोथ करने लगते हैं। जैसे हमारे जैसे ये हाथ है, ये अभी हाथ यहाँ है, उंगली इतनी बड़ी है, यहाँ पे कोई कुछ अलग से बनने लगे और ये उंगली बढ़ती जाए, इतनी बड़ी हो जाए, वो कीमो कैंसर की वजह से हो जाए, या कोई मसा हो जाए। मसे भी एक हिसाब से, मसा अलग चीज है लेकिन वो पढ़ाया कैंसर में ही जाता है क्योंकि वो एक आउटग्रोथ है। जो भी एक एक्स्ट्रा सेलुलर डिवीजन होने लगे उसे कैंसर में काउंट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उन सेल्स को जला देते हैं हम लोग रेडियोथेरेपी में। जैसे कैंसर जो ग्रोथ हो गई, आउटग्रोथ, उसको जला दिया हमने, खत्म हो गया वो। उसमें एक रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव यूज करते हैं, उससे जलाते हैं, तो वो होता है ईपीएस स्टडी। जैसे हमारे हार्ट में कोई टिश्यू या मसल में कोई आउटग्रोथ होने लगे और उसकी वजह से क्या हो, हार्ट में एरिथमिया डेवलप होने लगे बार बार। जैसे हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में कोई टिश्यू जो है, कोई सेल जो है ज्यादा ग्रोथ करने लगे और उसकी वजह से बार बार रिदम जाने लगे, तो हर बार बार कॉन्ट्रैक्ट करे, या पेशेंट को चक्कर आ जाए, या पेशेंट के हार्ट में कोई प्रॉब्लम होने लगे, तो उस स्टडी को बोलते हैं ईपीएस स्टडी, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी। उसमें स्टडी करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे टिश्यू की ग्रोथ हो रही है, किस वजह से ये जो नॉर्मल जो पेशेंट की जो हार्ट की एक्टिविटी है वो नहीं हो पा रही है। जैसे हमने दवाइयां दी लेकिन नहीं हो रहा है, तो हम लोग एक बार ईपीएस टेस्ट स्टडी टेस्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी। और जब हमें पता चल जाता है तो उन टिश्यूज को हम लोग क्या करते हैं, आरएफए कर देते हैं। आरएफए अपने वहां होता है, आरएफए से वो चीजें जला देते हैं। द्विवेदी सर है अपने वहां, एसके द्विवेदी सर जो अब एचओडी बनने वाले हैं, वो करते हैं। काफी मतलब वो टेस्ट जो होता है बहुत दूर दूर से टेक्नीशियन आते हैं, काफी है सस्ता अपने वहां, लेकिन मतलब बहुत माइंड गेम टाइप का है, बहुत सीनियर लोग करते हैं उसको। वो जो बात होता है तो पीजीआई और इन लोग यहाँ वहां से टेक्नीशियन आते हैं। अपने वहां के शर्मा सर भी रहते हैं जो अच्छे टेक्नीशियन होते हैं, वो रहते हैं। मतलब
अच्छा और एक स्टडी टाइप के लिए बहुत अच्छा ये होता है सर्जरी प्रोसीजर। ये सब चीजें यही जो पढ़ रहे थे यही सब रोल थे। हम लोग कहाँ कहाँ ड्यूटी करते हैं। कार्डियक ये कार्डियक रिसर्च जो हम लोग रिसर्च लगातार चलती रहती है। अभी जैसे एक पेपर में किसने स्टेटस लगाया था, गौरव सर ने एक रिसर्च दी थी अपने वहाँ। गौरव सर की जिनकी तुम लोग को बुकलेट दी गई है, तो उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के थ्रू कि जो है डायबिटिक की दवाई देने हमारा जो है हार्ट की एक्टिविटी जो है वो अच्छी हो जाती है। लेकिन वो कौन कौन सी दवाइयां हैं डायबिटीज की जिनसे हार्ट इफेक्ट पड़ रहा है, तो इनकी स्टडी तो लगातार हम लोग स्टडी करते रहते हैं। तो अपने वहाँ एक रिसर्च विंग है जहाँ रत्नेश सर देखा होगा बैठते हैं। एक ये मैं क्लास ले रहा हूँ, एक रत्नेश सर बैठते हैं देखा होगा ना, जहाँ तुम लोग की कॉमन लेक्चर में लेता था, लेक्चर हॉल जो था लारी में, उसके पहले जो रूम था, गए होंगे ना कुछ लोग गए हैं। यस सर। यस सर। हाँ तो हाँ सर। वो रिसर्च है। तो वहाँ पे स्टडी चल कि कौन सी बीपी की दवाई अब और अच्छी आ गई है, इस दवाई देने से कोई पेशेंट को दिक्कत तो नहीं हो रही, इस दवाई देने से ये जो नई दवाई आई है इससे, तो ये स्टडी लगातार ये भी टेक्नीशियन का काम होता है। जो रिसर्च में कार्डियक रिसर्च जो होती रहती है तो उसमें भी टेक्नीशियन जो भी कार्डियक टेक्नीशियन होते हैं वो वर्क करते हैं रिसर्च में। तो ये सब चीजें भी हम लोग के अंदर में आती हैं। इंटरस्टेट पेशेंट टेस्ट जो भी टेस्ट होते हैं उनकी रिपोर्ट और उनका डेटा कलेक्ट करके रखना, रिपोर्टिंग को अच्छे से करना, ये सब टेक्नीशियन का काम है। कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं हम लोग, तो ईसीजी टेक्नीशियन कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं हम लोग के लिए। तो ईसीजी टेक्नीशियन की वैकेंसी हो वहाँ पर, आईसीयू टेक्नीशियन की, कैथ लैब टेक्नीशियन की, इकोकार्डियोग्राफर मतलब इको टेक्नीशियन की जहाँ पे, या रिसर्च टेक्नोलॉजिस्ट की जहाँ पर भी जगह है वहाँ पे कार्डियक टेक्नीशियन का रोल है। जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उनमें कार्डियक टेक्नीशियन वर्क करते हैं, जहाँ पे भी हार्ट की रिक्वायरमेंट होती है। कार्डियक कैथ लैब या कार्डियक डॉक्टर होते हैं वहाँ पे उन लोग की रिक्वायरमेंट होती है। पर्सनल स्किल रिक्वायरमेंट ऑफ कार्डियक टेक्नीशियन। पर्सनल स्किल कौन कौन सी होनी चाहिए बेटा? तो पर्सनल स्किल तुम्हें पहली बात तो जैसे कोई भी चीज, एक जनरल सी बात मैं बता रहा हूँ, अगर तो मुझे खुद ये पीपीटी ना आती हो और मैं पहले पढ़ूं और फिर समझूं और फिर तुम लोग को बताऊं, या कोई भी चीज मान लो ये नहीं, कोई भी चीज मुझे एनाटॉमी ना आती हो हार्ट की और फिर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम चाहे बोलो ना कि सर है नहीं बोलते हैं, लेकिन तुम्हें ये लगेगा यार सर को आता नहीं है और सर पढ़ा रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो हर चीज की जो भी तुम वर्क कर रहे हो उसके बारे में तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। जैसे तुम करने गए ईसीजी और कोई किसी ने तुमसे पूछ लिया कि भैया ईसीजी हमारा कैसा है, नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि कैथ लैब हमें ले जा रहे हो, कैथ लैब वहाँ क्या होगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कैथ लैब में होता क्या है। तुम भैया हाँ भैया अभी जैसे तुम बिजी हो या बता दो, तो वो पूछे तो कैथ लैब में वहाँ क्या होगा तो तुम बता दो भैया कुछ नहीं, बहुत कोई डरने वाली बात नहीं, कोई चीरा फाड़ा वहाँ नहीं लगाया जाएगा, कोई सर्जरी नहीं होगी, तुम्हें बस एक हाथ से वायर डाला जाएगा और तुम्हें उसी वायर के थ्रू तुम्हारा सारा प्रोसीजर होगा। 10-15 मिनट आधा घंटा लगेगा और उसके बाद आप आ जाएंगे। कोई बहुत ज्यादा आपके ब्लड का लॉस नहीं होगा और जो भी होगा आपको एक छोटा सा शून्य का इंजेक्शन लगाया जाएगा एनेस्थीसिया का, आप थोड़ी देर वहां पे शून्य कर दिया जाएगा, उसके बाद प्रोसीजर हो जाएगा। भैया हमें ये कौन सा प्रोसीजर होने जा रहा है, इसमें क्या होगा, तो एक स्टेंट डाला जाएगा या एंजियोग्राफी पहले होगी। एंजियोग्राफी में हम देखेंगे आपकी हार्ट की कौन सी नस में ब्लॉकेज है, कितना ब्लॉकेज है, उस हिसाब से हम स्टेंट डाल देंगे। ये चीजें तुम्हें पता होगी तब तो तुम दूसरे को समझा पाओगे। इको में क्या होगा भैया, इको में हम खाना खा के आएंगे कि नहीं खा के आएंगे,
तो इको के लिए तुम्हें पता होना चाहिए, पहले तुम्हें पता होना चाहिए ना कि खाना खाना है इको कराने के लिए कि नहीं कराना है, खाना है तो इको के लिए खाना खा के आ सकते हैं। लेकिन तुम पहले बच्चा देख लो, उसका इको में टी तो नहीं होना है, टी अगर जो होना तो खाना खा के नहीं आना है। कोई डॉक्टर ने कोई दवा हमें बताई है ये बंद करनी है, ये काहे के लिए बंद करनी है, हम नहीं समझ पाए थे कितने दिन के लिए बंद करनी है, तो उसको पता करके बताना। तो ये सब चीजें तुम्हें जब पता होगी, जब तुम वर्क करोगे, वही चीज लिखी है इसमें, नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड ह्यूमन बॉडी। पहले तो तुम्हें हार्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, नोन ऑफ डिजीज एंड इफेक्ट ऑफ द हार्ट, देयर कंसिक्वेंसेस। जो डिजीज है उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, हार्ट से उसका क्या इफेक्ट है। जैसे वाल्वुलर हार्ट डिजीज में वाल्व खराब है तो वाल्व से हार्ट में क्या दिक्कत हो जाएगी, भैया वाल्व जब खराब है तो वाल्व अच्छा नहीं काम करेगी, तो हार्ट में आपके जो ब्लड है वो नीचे नहीं पहुंच पाएगी, जिससे आपकी सांस फूलेगी, आपका जो है हार्ट धीमे काम करेगा, आपको चक्कर आएगा। ये सब चीजें तुम्हें छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, तब तुम बता पाओगे। तो तुम्हारे जो जिसको तुम एडवाइस कर रहे हो, जिसको तुम सजेस्ट कर रहे हो, वो तुम्हारी बातों को सीरियसली लेगा। अब तुमने बोल दिया कि ईसीजी करा लो, ये काहे करा दे ईसीजी, अरे करा लो डॉक्टर ने बोला है, हम नहीं कराएंगे, तुमसे बोल देगा डायरेक्ट, डॉक्टर ने बोला है, इससे आपके जो हार्ट में जो सांस फूल रही है उससे हार्ट का भी रिलेशन होता है, क्योंकि सांस जब फूलती है तो कभी कभी हार्ट में अगर जो दिक्कत हो तब भी सांस फूलने लगती है, सिर्फ रेस्पिरेटरी की दिक्कत की वजह से ही सांस नहीं फूलती है। जब हार्ट ढंग से नहीं काम करता है तब भी हमारी जो होती है सांस फूलने लगती है, तो पेशेंट को लगेगा कि हाँ भैया रेस्पिरेटरी की दिक्कत भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो ईसीजी कराएगा। वरना वो कहेगा भैया हमारी सांस फूल रही है, हम फेफड़े वाले डॉक्टर को दिखाएंगे, हार्ट वाले डॉक्टर को कहे दिखाएंगे, ये अपना पैसा बनाने के लिए हमको बता रहे हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट को भी दिखा दो, हमारे पास ईसीजी भी करा दो, समझे। तो तुम्हें चीजें जब पता होंगी तब तो नॉलेज तुम्हें पर्सनल स्किल में के बारे में, डिजीज से उसका क्या रिलेशन है, तुम्हें जो मेडिकल टर्म्स है जैसे डिस्निया है, ईसीजी है, ईसीजी मशीन, डिस्निया सांस फूलना, तो मेडिकल टर्म्स, बीपी मशीन और जो फटीग, ये सब टेक्निकल वर्ड जो यूज होते हैं हार्ट कार्डियक से रिलेटेड, वो तुम्हें पता होना चाहिए। मशीन के बारे में तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए और फैमिलियर होना चाहिए। एक थोड़ा मतलब ये नहीं कि कोई आए तो तुम घर से मम्मी पापा तुम्हें डांटे, तुम पेशेंट पे आके गुस्सा निकाल दो, ऐसा नहीं। जो तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग होनी चाहिए। पर्सनली तुम प्रोफेशनल तुम्हें अच्छा रहना है जब तुम वर्क कर रहे हो डिपार्टमेंट में, तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होनी चाहिए, पर्सनल लाइफ चाहे जैसे पर्सनल लाइफ को पर्सनल लाइफ की तरह एंजॉय करना और प्रोफेशनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ की तरह एंजॉय करना, दोनों को मिक्स नहीं करना है। जो दोनों को मिक्स करेगा उसके साथ दिक्कत होगी। मशीन को ऑपरेट करना आना चाहिए, मशीन को ऑपरेट करने के बाद उसको रखना कैसे है, यानी कि ईसीजी कर लिया उसके बाद सारी लीड्स इधर उधर पड़ी हैं, लीड्स को अच्छे से रखना, मशीन को चार्जिंग में लगाना। एक मशीन कितनी देर चार्ज होने के बाद कितनी देर वर्क करेगी, मशीन को तुमने चार्ज कर लिया 10 मिनट, उसके बाद दिन भर काम ले नहीं सकते, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए इस मशीन को चार्ज कर लेंगे उसके बाद कितनी देर वर्क कर सकती है। यानी कि तुम्हें डॉक्टर ने बोल दिया चले कैंप में चलना है भैया, और आपको यहाँ से जैसे होता है कैंप होते हैं, तो कैंप में एक टेक्नीशियन जाते हैं, तो टेक्नीशियन के साथ में तुम लोग भी जाओगे। अब तुमसे बोल दिया जब तुम सीनियर हो जाओगे तो तुमसे बोल दिया भैया कैंप में चलना है, कल आपको एक ईसीजी मशीन और एक बीपी मशीन लेके चलनी है। तुम आए सुबह सुबह चार्जिंग पे लगा दिए 10 मिनट, उसके बाद ये चले गए, वहां जब कैंप में पहुंचे 2 ईसीजी निकाल दी तुमने, उसके बाद मशीन स्विच ऑफ हो गई, मशीन मतलब बंद हो गई, वहां पे कोई चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं है, तो क्या करोगे। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कितनी देर मशीन को चार्ज करने के बाद कितनी देर वो वर्क करेगी। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें याद दिमाग में रखनी है और वर्क करते करते सीखोगे, सीखना भी है।
हाँ, और एक मेडिकल एथिक्स याद रखना है कि लेडीज का कोई भी प्रोसीजर होना है, क्योंकि हम लोग जो भी प्रोसीजर करेंगे, तुम चाहे जो भी मतलब जैसे ईसीजी करो, टीएमटी करो, इको करो, कोई भी प्रोसीजर करो, जैसे तुम बीपी लिया, बीपी में ठीक है, तुमने बीपी ले सकते हो क्योंकि तुम्हें हैंड की जरूरत है और पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा दिया या सिटिंग पोजीशन में बैठा दिया, तुमने बीपी ले लिया। इको, टीएमटी का या होल्टर, तुम्हें चेस्ट ओपन करना पड़ेगा, समझे? तो मेडिकल एथिक्स को याद रखना है कि फीमेल का प्रोसीजर फीमेल ही करेगा, नहीं फीमेल है कोई और तुम्हें करना है, इमरजेंसी है, तो तुम उसके साथ में जो भी उसका अटेंडेंट है उसको बुला लोगे कि भैया आप खड़े हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे या अटेंडेंट नहीं तो कोई भी स्टाफ, तुम स्टाफ बुला लो कि भैया स्टाफ नर्स है वहाँ पे जो भी है, या फीमेल कोई टेक्नीशियन है उसको बुला लो कि आप यहाँ पे खड़े हो जाइए 5 मिनट, मैं इनका ईसीजी कर दूं या इनका इको कर दूं, इनका टीएमटी कर दूं, फिर आप जाइए। आपने कर दिया, कितनी भी बड़ी इमरजेंसी हो जाए, अगर जो उसने ब्लेम कर दिया तो फंसेंगे आप, फिर ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने क्यों कर दिया था। इमरजेंसी थी तो इमरजेंसी का प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है आपको, समझे? तो बॉयज के लिए ये है स्पेशली मेडिकल एथिक्स फॉलो करना है, समझे? इसीलिए मैं जाता हूँ जब ओपीडी देखने तुम लोगों को, तो ये जरूर बोलता हूँ फीमेल का फीमेल ही करेगी, क्योंकि 1-2 बार इशू हो चुके हैं, तो मेडिकल एथिक्स का भी ध्यान रखना है। तो बाकी रिकॉर्ड कीपिंग रखना है और responsible, motivated and accurate with eye for the digital, good hand eye coordination अच्छा होना चाहिए एक दूसरे से, कि कोई जा रहा है तो आप उसको, जैसे कोई तुम्हारा साथ ही रिलीव कर रहा है या कोई तुमसे बोल रहा है कि भैया 10 मिनट देख लीजिए, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। 10 मिनट उसने देख लिया तो 10 मिनट आप, उसकी जब पोस्टिंग हो तो आप उससे मदद हेल्प ले लीजिए, तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि पेशेंट इमरजेंसी में बैठा है, वो भैया हमने 10 ईसीजी कर दी थी, अब वो 10 ईसीजी का आके करेंगे, पेशेंट की जान चाहे चली जाए, तो ये